लैंड रोवर ने अपनी डिफेंडर ऑक्टा के साथ 2026 वाली डैकर रैली के अंदर पार्टिसिपेट करा और इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गए। We damaged little bit the body. Technical problem. On the second part, yesterday it was a little bit complicated also. जिसमें इस डिफेंडर ऑक्टा को +45 डिग्री टेम्परेचर से -डिग्री टेम्परेचर तक इस 8000 किलोमीटर के अनड्यूलेटेड ग्रेवली सैंडी स्टॉर्मी बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करके इस पूरे रेस को कंप्लीट करना था। अब ये रेस पूरी 12 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर स्प्लिट है, जिसमें स्टेज 1 के स्टार्ट होते ही डिफेंडर्स अपना बढ़िया मोमेंटम गेन करते हैं और अपने सबसे बड़े राइवल लैंड क्रूजर, निसान पेट्रोल और मित्सुबिशी पजेरो के ऊपर अपनी लीड को मेंटेन करते हैं। और स्टेज 1 के अंदर ही एक डिफेंडर की सस्पेंशन टूट जाती है और ऑलमोस्ट 2 घंटे का डिले फेस करना पड़ता है। अब ड्राइवर्स हार नहीं मानते, इस गाड़ी को 2 घंटे के डिले के बाद ही बढ़िया भगाना शुरू करती है और स्टेज 1 को जीतती है। स्टेज 2 बढ़िया चलता है, पर फिर स्टेज 3 तक आते आते एक डिफेंडर ऑक्टा का हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ही खराब पड़ जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को कुछ ज्यादा जान लगानी पड़ती है छोटे छोटे टर्न्स के ऊपर भी। पर फिर भी वो सेफ्टी टीम की हेल्प नहीं लेते और इस गाड़ी को भगाते रहते हैं। स्टेज 4 और 5 बढ़िया चलता है, पर फिर स्टेज 6 तक आते आते एक डिफेंडर लिटरली पलटने वाली होती है और स्टक हो जाती है सैंड के बीच में। अब यहाँ पे ड्राइवर्स के लिए काफी मुश्किल होती है, क्योंकि उनको धक्का मार के इस गाड़ी को बाहर निकालना पड़ता है इस सैंडी टेरेन के ऊपर से। पर निकालते वो इस गाड़ी को भगाना शुरू करती है। स्टेज 7 भी बढ़िया चलता है दोस्तों, पर फिर स्टेज 8 के अंदर एक डिफेंडर ऑक्टा की ऑल्टरनेटर बेल्ट ही टूट जाती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 12 घंटे का डिले फेस करना पड़ता है और इसका सबसे बड़ा ओपोनेंट लैंड क्रूजर इसके पास निकल जाता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को लगता है कि डिफेंडर के लिए ये रेस जीतना तो छोड़ो, अब ये रेस पूरी करनी ही काफी मुश्किल हो जाएगी। पर इसकी जल्दी से ऑल्टरनेटर बेल्ट ठीक करा के इसके ड्राइवर्स बढ़िया मोमेंटम गेन करते हैं, इस गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं और स्टेज 12 तक इस रेस को कंप्लीट करते हैं। और फिर जब दोस्तों फाइनल रिजल्ट्स आते हैं, सब शॉक हो जाती है, क्योंकि टॉप 5 पोजीशंस के अंदर पोजीशन 1 पे लैंड रोवर डिफेंडर है, पोजीशन 2 के ऊपर लैंड रोवर डिफेंडर है, पोजीशन 3 के ऊपर लैंड क्रूजर है इसकी सबसे बड़ी ओपोनेंट, और पोजीशन 4 के ऊपर भी लैंड रोवर डिफेंडर है, और पोजीशन 5 पे निसान पेट्रोल आई, जो कि ऑलमोस्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक नई गाड़ी के लिए जिसने पहली बार ही पार्टिसिपेट करा और पहली बार में टॉप 5 में से टॉप 3 पोजीशंस को सिक्योर कर लिया, जिसकी वजह से डिफेंडर की टैगलाइन बिल्ड फॉर इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट दोस्तों रियलिस्टिक बन जाती है और इसकी काफी बढ़िया मार्केटिंग हो रही है वर्ल्ड वाइड स्टेज के ऊपर। तो आज बात करते हैं इस डैकर रैली के बारे में और कैसे लैंड रोवर को और डिफेंडर को फायदा होने वाला है इस बढ़िया रेस की वजह से। तो डैकर रैली की शुरुआत होती है 1997 के बाद, जब फ्रेंच मोटरसाइकिलिस्ट थियरी सबीन अपनी अबीजान नाइस रैली के अंदर लबियन डेजर्ट्स के अंदर घूम जाते हैं। अब इनको नहीं समझ आ रहा होता कि कौन सा टर्न लेना है, कहां पे मूव करना है, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली कोई भी जीपीएस वगैरह थे नहीं और नेविगेशन सिस्टम तो ऑब्वियसली था नहीं। तो इनके दोस्तों दिमाग में आता है कि भाई क्यों ना एक ऐसी रेस को बनाया जाए जिसमें कोई भी ऐसे एक्सटर्नल असिस्टेंस हो ना और ऐसे सहारा डेजर्ट्स के अंदर से गाड़ियों को भगा के लेके जाया जाए, जिससे बढ़िया उनका टेस्ट हो दिमाग का भी और उनकी बढ़िया कैपेबिलिटीज का भी। फिर इस वाली रेस को कंप्लीट करके वो इस वाले आइडिया को और प्रोपेगेट करते हैं और फिर 1978 के अंदर पहले अफ्रीकन एरा स्टार्ट होता है डैकर रैली का, जो कि स्टार्ट होता है यूरोप में पेरिस से और एंड होता है सऊदी अरेबिया की डैकर के अंदर। अब इसमें दोस्तों पहले साल के अंदर ही ऑलमोस्ट 182 पार्टिसिपेंट्स पार्ट करते हैं और फिर 1979 के अंदर और बड़ी कंपनीज भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करती है और 1979 के अंदर रेंज रोवर V8 वाला वर्जन जीतता है इस वाली रैली को। अब आने वाले सालों में इसकी प्रोपेगेशन काफी बढ़ते रहती है, पर 2007 तक आते आते ये ऑलमोस्ट पेरिस से होना बंद हो जाता है, क्योंकि काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं कि भाई इससे काफी बड़ा इंपैक्ट आता है एनवायरमेंट के ऊपर, जो कि दोबारा ठीक भी हो नहीं सकता। पर फिर 2009 के बाद ही साउथ अमेरिका में इसका एरा स्टार्ट होता है, जिसमें अर्जेंटीना, चाइल, पेरू से ये पूरी रेस स्टार्ट होती है। बढ़िया वहां पे भी अनड्यूरेटेड टेरेन्स में गाड़ियां भागती है और अब 2020 के बाद से ये सऊदी अरेबिया में होने लग गई है, वो इसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई है। अब टोटल में आज तक ऑलमोस्ट 48 एडिशंस हो रखे हैं डैकर रैली के, जिसमें से 12 एडिशंस मित्सुबिशी पजेरो खुद में जीत चुकी है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को किंग ऑफ डैकर बोला जाता है। और दोस्तों सही में काफी बड़ा विन रेट है भी है टू बी ऑनेस्ट। और इसके बाद टोयोटा आता है, जो कि ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट एडिशंस ऑफ डैकर जीत चुके हैं अपनी हाइलक्स और लैंड क्रूजर के साथ। इसके अलावा हिस्टोरिकली केटीएम ने काफी बढ़िया परफॉर्म करा है बाइक वाली कैटेगरी में। साथ ही में प्यूसो ने अर्ली 1980s में काफी बारी पार्टिसिपेट करा था, क्योंकि पेरिस से इस वाली रेस की शुरुआत होती थी, तो काफी सारे फ्रेंच कार मेकर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था फॉर बेटर मार्केटिंग। फोक्सवैगन ने अर्ली 2000s के आसपास इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और डिसेंट परफॉर्म कर रहा था। मिनी भी लाइट व्हीकल वाली कैटेगरी में सही परफॉर्म करते हैं और ऑडी ने 2024 के अंदर इनके इलेक्ट्रिक
व्हीकल वाली कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस प्राप्त करी थी। अब अगर आप देखें डैकर रैली टोटल में 9 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर स्प्लिट है, जिसमें पहली है कार्स T1 वाली जो कि अल्टीमेट हाई परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी है, जिसमें गाड़ी में कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन करी जाती है, एकदम हाई परफॉर्मेंस बनाया जाता है ताकि गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करे। फिर आती है कार्स T2 वाली जिसमें गाड़ी को मैक्सिमम स्टॉक रखा जाता है और जो गाड़ी इस वाली रेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी उसका ऑलमोस्ट रिजेम्बलिंग रियल लाइफ वर्जन मार्केट के अंदर भी बिकना चाहिए। तभी लैंड रोवर ने अपनी डिफेंडर को इसके अंदर पार्टिसिपेट कराया क्योंकि ऑक्टा भी मार्केट के अंदर बिक रही है। फिर आती है चैलेंजर T3 वाली सीरीज जिसके अंदर लाइट वेट प्रोटोटाइप व्हीकल्स को टेस्ट करा जाता है, जिसमें सिर्फ गाड़ी का स्केलेटन होता है और उसके ऊपर पतली सी बॉडी होती है, कुछ भी गाड़ी के अंदर फीचर वगैरह होते नहीं है और ये वाली गाड़ियां कमर्शियली बिकती भी नहीं है। इसके बाद आती है SSV T4 वाली कैटेगरी जो कि साइड बाय साइड व्हीकल्स की होती है, जो कि जनरली UTVs या फिर काफी बड़े व्हीकल्स की होती है। फिर आती है ट्रक्स वाली T5 कैटेगरी जिसमें कुछ ज्यादा बड़े बड़े ट्रक जिनके अंदर मोटे मोटे टायर होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं। ये मेरे ख्याल से टू बी ऑनेस्ट सबसे ऐसे अजीब सा लगता है कि भाई इतना बड़ा सा ट्रक एक छोटी सी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, ऐसे लिटरली खाने को दौड़ रहा है उसको। इसके बाद बाइक्स वाली कैटेगरी के अंदर एक रैली जीपी आती है, उसके अलावा रैली 2 आती है फॉर प्राइवेट पीपल और ओरिजिनल बाय मोटल आती है जिसके अंदर सपोर्ट क्रू होता है, और एक क्वाड्स वाली कैटेगरी होती है जिसमें क्वाड व्हील ड्राइव बाइक्स वगैरह पार्टिसिपेट करती है। एक क्लासिक वाली कैटेगरी है जिसमें क्लासिक व्हीकल्स फॉर एग्जांपल ओल्ड स्कूल 2005 के फोर्ड ट्रक्स वगैरह या फिर और पुरानी फ्रेंच कार्स पार्टिसिपेट करती है, और एक है मिशन 1000 जिसके अंदर इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन या फिर हाइब्रिड कार्स पार्टिसिपेट करती है जो कि कम से कम पोल्यूशन फैलाए। अब भले लैंड रोवर ने स्टॉक T2 वाली कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था अपनी डिफेंडर ऑक्टा के साथ, पर फिर भी उन्होंने इस गाड़ी के अंदर काफी सारे चेंजेस करे थे इस गाड़ी को बढ़िया बनाने के लिए। पहले तो उनको इस गाड़ी का वेट कम करना था, स्टैंडर्ड डिफेंडर ऑक्टा का ऑलमोस्ट 2600 किलो का वेट है, तो उन्होंने इस गाड़ी के सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फीचर, इसकी सनरूफ, इसके मोटे मोटे बम्पर, इसके सारे ऐसे भारी वाले पार्ट, सीटें, लग्जरी वगैरह सब हटा दी और इसका वेट 2600 किलो से कम करके 1700 किलो पे लेके आ गए। साथ ही में इसके सामने के बम्पर को मोटा मोटा हटा के एकदम ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड मेटल बम्पर्स को लगा दिया, पीछे भी सेम चीज करी। इसके स्टैंडर्ड मोटे वाले बढ़िया दिखने वाले अलॉयज को हटा के छोटे 17 इंच के अलॉयज डाल दिए, पर टायर्स की विड्थ वॉल को इंक्रीज करके 35 इंचेस का कर दिया ताकि बढ़िया इसकी ट्रैक्शन कैपेबिलिटीज रहे। इसके ट्रैक को इंक्रीज कर दिया 60 मिलीमीटर से और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज करके 370 मिलीमीटर तक लेके चले गए ताकि अगर कोई भी पत्थर वगैरह टकराए तो कोई दिक्कत ना हो। इसके बेस के नीचे ऑलमोस्ट एक 10 मिलीमीटर की एल्यूमिनियम की शीट डाल दी ताकि अगर पत्थर टकराता भी है तो अंडर बॉडी में डैमेज कम से कम आए और गाड़ी बढ़िया चलती रहे। इसके अंदर आपको नॉर्मल 6D डायनामिक सस्पेंशन मिलती है एयरमैटिक वाली, जिससे गाड़ी ऐसे बढ़िया परफॉर्म कर पाती है और लग्जरी मेंटेन रहती है। वो ऑब्वियसली दोस्तों ऐसे चट्टानों के ऊपर काम नहीं कर सकती, गुब्बारे फट जाएंगे, तो इसलिए उसको हटा के इसके अंदर नॉर्मल बिलस्टीन सस्पेंशन डाल दी ताकि बढ़िया दोस्तों एकदम रिलायबिलिटी मेंटेन रहे। इसके इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक को हटा के मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक डाल दिया। साथ ही में FIA नॉर्म से कंप्लाई करने के लिए इसकी पावर को ऑलमोस्ट 200 हॉर्स पावर से कम कर दिया, और इसके अंदर क्योंकि उनको रेंज काफी बढ़िया चाहिए थी तो इसके डिक्की में या फिर पीछे वाली जगह में 550 लीटर का फ्यूल टैंक डाल दिया जिसके अंदर बायोफ्यूल भी सपोर्टेड है। तुम्हारे नितिन गडकरी जी कहेंगे भाई इससे तो बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है, इसके अंदर तो बायोफ्यूल भी सपोर्टेड है। साथ ही में गाड़ी के अंदर 3-4 एक्स्ट्रा स्टेपनी भी डाल दी ताकि अगर कोई ऐसे टायर फटता है तो निकाल के भाई दूसरा रिप्लेस हो पाए, और हाइड्रोलिक इसके अंदर स्ट्रट डाल दिए ताकि अगर इसका टायर रिप्लेस करना हो तो बस आपको बटन दबाना है और गाड़ी ऊपर हो जाएगी। अब ये सब करने के बाद लैंड रोवर ने इस गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 साल टेस्ट करा और फिर 2026 की जनवरी में इसको डैकर के अंदर निकाला, और साथ ही में उन्होंने पार्टिसिपेट तो करा ही डैकर रैली के अंदर, साथ ही में डैकर को स्पॉन्सर भी कर दिया। तो जो सारी क्रू वाली कार्स है और जो सारी सिक्योरिटी व्हीकल्स है वो लैंड रोवर डिफेंडर ही है। अब सऊदी अरेबिया वाले डैकर का टोटल स्ट्रेच है ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर का, जो कि 12 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर स्प्लिट है, जिसके अंदर लैंड रोवर ने 3 डिफेंडर D7 XR के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसमें एक डिफेंडर को चला रही थी सारा प्राइस जो कि X बाजा 1000 विनर थी। एक डिफेंडर को चला रहे थे स्टीफन पीटर हैंसल जो कि 35 बार इस डैकर रैली के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो लिटरली उनकी लाइफ इस डैकर के अंदर पूरी निकल गई है। और एक है रोकस ब्रूएस्की जो कि 25 ईयर ओल्ड है पर काफी सारी एक्सट्रीम रैली रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर चुकी है। अब ये सऊदी अरेबिया वाली डैकर रैली टोटल में प्रोलॉग प्लस 12 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर स्प्लिट है, जिसमें प्रोलॉग वाला स्टेज एक 23 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें देखा जाता है कौन सी गाड़ी मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट करती है। अब जैसे ये स्टार्ट होता है बढ़िया हमारी डिफेंडर्स भागना शुरू करती है, पर दिक्कत आती है कि सारा प्राइस वाले डिफेंडर के पीछे वाली सस्पेंशन में एक काफी बड़ा पत्थर जाके टकरा जाता है जिसकी वजह से वो सस्पेंशन टूट जाती है और इनको 2 घंटे का डिले फेस करना पड़ता है, पर तब भी ये इस वाले स्टेज को टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर स्टेज 1 आता है जो कि यनबू के अंदर ही स्टार्ट होता है, वहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि 305 किलोमीटर का एक रॉकी कॉरिडोर है जो कि सैंड के अंदर जाके ट्रांजिशन कर जाता है। अब इसके अंदर गाड़ी को अपना मोमेंटम गेन करके रॉक से सैंड के अंदर जाना पड़ता है, पर यहाँ पे
डिफेंडर्स ने बढ़िया काम करा। फिर स्टेज 2 यनबू से स्टार्ट होके औला पे जाके एंड होता है, जो कि 400 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसके अंदर माउंटेनियस और हाई स्पीड कैनियंस है। और दोस्तों स्टेज 3 तक आते आते पीटर हैंसल वाली डिफेंडर का जो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है वो काम करना बंद कर देता है। अब क्योंकि गाड़ी के अंदर इतने मोटे मोटे टायर है, तो इस गाड़ी को बिना हाइड्रोलिक स्टीयरिंग के मनूवर करना काफी मुश्किल होता है, तो काफी उनको जान लगानी पड़ती है इस गाड़ी को मूव करने के लिए। और स्टेज 4 के अंदर पीटर हैंसल वाली डिफेंडर में दिक्कत आती है, जिसमें वो एक खराब टर्न ले लेते हैं और इसको काफी ऊंची कैनियन के ऊपर से लेके जाते हैं और इनडेफिनेटली ये गाड़ी पलट जाती है, जिससे एक साइड गाड़ी की पूरी डैमेज हो जाती है और काफी मुश्किल होती है इन्हें फिर गाड़ी को वहां से निकालने में। फिर स्टेज 5 होता है बुआवे का, जो कि एंड होता है हेल के, जो कि ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इसमें सेल्फ सफिशिएंट नेविगेशन करनी होती है ड्यून्स के अंदर और इसके अंदर कोई भी सपोर्ट व्हीकल भी आता नहीं है। फिर स्टेज 6 दोस्तों सबसे बड़ा स्ट्रेच है इस पूरी रेस का, जिसके अंदर पूरे सैंड के अंदर से गाड़ी को हाई स्पीड के अंदर भगाना पड़ता है। अब यहाँ पे सारे डिफेंडर्स ने बढ़िया काम करा, पर स्टेज 7 जो कि रियाद वाला है, इसके अंदर दोस्तों फास्ट डर्ट ट्रेल से गाड़ी को निकालना पड़ता है। यहाँ पे भी डिफेंडर्स ने बढ़िया काम करा। पर स्टेज 8 आता है वादी अल दवासिर वाला स्टेज, जिसके अंदर दोस्तों पीटर हैंसल वाली डिफेंडर की जो ऑल्टरनेटर बेल्ट है वो खराब हो जाती है। अब इसकी वजह से इनको ऑलमोस्ट 12 घंटे का डिले फेस करना पड़ता है और इस वाले स्टेज को कंप्लीट भी कर नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको 24 घंटे की पेनल्टी पड़ती है ओवरऑल टाइम लाइन के ऊपर, जिसकी वजह से काफी लोगों को लग रहा होता है कि भाई अब तो डिफेंडर का काफी मुश्किल है इस वाली रेस को जीतना क्या कंप्लीट करना। पर इसके बाद ही सारे जो रेसर है एकदम अपने मोमेंटम को कैरी करके आगे बढ़ते रहते हैं। स्टेज 9 को बढ़िया कंप्लीट करते हैं। स्टेज 10 जिसके अंदर एक्सट्रीम ड्यून्स है, वहां पे भी डिफेंडर बढ़िया परफॉर्म करती है और लैंड क्रूजर के आगे निकल जाती है। स्टेज 11 के अंदर जहाँ पे मेज जैसी नेविगेशन करनी होती है, वहां पे भी ये सारे ड्राइवर्स काफी अच्छा परफॉर्म करती है। और स्टेज 12 जहाँ पे ये रेस खत्म होती है दोबारा यनबू के अंदर, सारे ड्राइवर्स आ जाते हैं अपनी डिफेंडर D7 XRs को लेके। अब दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है और काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि बीच में काफी सारी दिक्कतें आती है तीनों डिफेंडर्स के ऊपर और सबको लग रहा होता है कि भाई इनका जीतना तो काफी मुश्किल है। पर जो टॉप 5 पोजीशन है उसमें फर्स्ट नंबर पे डिफेंडर आती है रोकस ब्रुएस्की वाली और कंप्लीट करते हैं पूरी रेस को 59 आवर्स 9 मिनट्स और 45 सेकंड पे। सेकंड रेस पे भी डिफेंडर आती है सारा प्राइज वाली। थर्ड प्लेस पे लैंड क्रूजर आती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी राइवल है मार्केट के बाहर भी और रेस के अंदर भी। फोर्थ प्लेस पे डिफेंडर आती है स्टीफन पीटर हैंसल वाली, क्योंकि उनको पेनल्टी मिल जाती है 24 आवर्स की, उसके बाद भी ये फोर्थ प्लेस पे आ गई। और फिफ्थ प्लेस पे दोस्तों निसान पेट्रोल आती है, जो कि प्राइवेट एंट्री होती है, पर इन्होंने 38 आवर्स के अंदर ही पूरा रेस कंप्लीट कर ली थी। अब ये करने से लैंड रोवर को 3-4 बेनिफिट होने वाली है। मार्केटिंग वाइज अगर आप देखें, पहला बेनिफिट है कि डिफेंडर का मार्केट के अंदर सबसे बड़ा राइवल है नॉन, अगर आप लैंड रोवर के अंदर देखें तो लैंड क्रूजर। अब लैंड क्रूजर को सब लोग बोलते हैं कि भाई जो रिलायबिलिटी इस गाड़ी के अंदर है डिफेंडर का भी मैच ही नहीं कर सकती, पर लैंड रोवर ने प्रूव कर दिया डैकर रैली जीतने के साथ कि भाई वो गाड़ी अभी रिलायबल है। हाँ उतनी रिलायबल नहीं है जितनी लैंड क्रूजर है, पर अगर ये रेस जीत पा रहे हैं तो ये बाहर की रेस भी जीत जाएंगे। सेकंड अगर आप देखें वर्ल्ड वाइड डिफेंडर की सर्च टर्म काफी कुछ राइज करी है इस वाली रेस के जीतने के बाद। डिफेंडर डैकर वाला सर्च टर्म काफी राइज कर रहा है और लैंड रोवर वाला सर्च टर्म भी राइज कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी मार्केटिंग इंक्रीज हो रही है और लोग इनके बारे में सर्च कर रहे हैं। और साथ ही में लैंड रोवर ने क्योंकि अपना D7 XR वाला वर्जन अपनी नॉर्मल डिफेंडर ऑक्टा पे बेस करके बनाया है, तो अपनी डिफेंडर का एक और लिमिटेड एडिशन वर्जन बना सकते हैं, जैसे पोर्शे अपने GT3 बनाते हैं जो कि स्पेशली रेस कार है ड्राइवर्स के लिए, जो कि रेस ट्रैक पे इस गाड़ी को चलाएंगे और प्रॉपर पोर्शे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। वैसे लैंड रोवर अपना D7 XR वाला वर्जन लोगों को प्रीमियम के ऊपर बेच सकती है और उसके ऊपर बढ़िया पैसे कमा सकती है। और तीसरा बेनिफिट है कि लैंड रोवर डिफेंडर के इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद थोड़ी बहुत वर्ल्ड वाइड रीच थोड़ी इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जांपल मैं इतना इंटरेस्टेड था नहीं इस रेस के ऊपर पहले, अब मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया हूं। और साथ ही में काफी सारे और बड़े कार मेकर फॉर एग्जांपल फोर्ड ने भी अपने प्लान्स बता दिए अगले साल वाली डैकर रैली के अंदर पार्टिसिपेट करने के, तो इसकी हाइप आने वाले साल में बढ़ने वाली है। और लैंड रोवर के पास अगले 4 साल के इसके मार्केटिंग राइट्स है, तो बढ़िया लैंड रोवर की प्रमोशन होने वाली है अगर इसके आईबॉल्स और इंक्रीज होते हैं। बाकी आप दोस्तों बताना आपको कैसी लगी डैकर रैली। आई रियली लव्ड इट। और ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल को।